हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट्स जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई ना कोई वर्ड नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक जो सेंटेंस में यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक है पार्ट्स और उसके बाद ऑफ और उसके बाद स्पीच। स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं वो मेरा स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्टेटमेंट का ही कोई ना कोई पार्ट होगा। यदि कोई भी स्टेटमेंट यानी स्पीच देते हैं या कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उस सेंटेंस का जितने भी पार्ट्स होता है वही आपका उस पार्ट्स में प्रत्येक शब्द जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। एक छोटा सा ही स्टेटमेंट है, यानी जिसे हम स्पीच बोलते हैं और स्पीच को ही स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट में देख रहे हैं यदि पार्ट डिवाइडेड किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है यहाँ पे। जिसमें पहला देख रहे हैं ये आपका डिटरमाइनर कहता है और बॉय यहाँ पे एक नाउन होता है और इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडिंग एक मेन वर्ब दिया हुआ है और स्टैंडिंग ये आपका मेन वर्ब है और एट आपका एक प्रेपोजिशन है और द यहाँ पे डिटरमाइनर है और डूर यहाँ पे नाउन है। तो जैसे ये डिटरमाइनर हो गया, नाउन हो गया या वर्ब या प्रेपोजिशन है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स होते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, एक जिसमें डिटरमाइनर्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी डिटरमाइनर्स जिसको हम आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट होते हैं। तो अभी जो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा और स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट। तो जो कुछ भी हम स्टेटमेंट देते हैं उसी का जो एक हिस्सा होता है वही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यदि ये एक सेंटेंस यहाँ पे रिटेन है और इस सेंटेंस को हम डिवाइड कर दिए हैं 7 पार्ट्स में, प्रत्येक शब्द अलग अलग डिवाइड हो गया है। लेकिन यदि प्रत्येक शब्द में यदि पूछा जाए कि यदि ये क्या है तो ये भी हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। या बॉय शब्द क्या है तो बॉय भी एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच का ही एक पार्ट है। इज भी एक स्पीच का एक पार्ट है। लिसनिंग ये भी एक स्पीच का पार्ट, यानी जितने भी शब्द हैं सभी शब्द अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, या दूसरे तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी प्रकार से होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब होता है यानी हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उसको हम कहते हैं पार्ट्स, और बॉडी का भी वो अंग होगा। जैसे हैंड हो गया, नोज़ हो गया, आइज़ हो गया, ईयर हो गया, हेड हो गया, चेस्ट हो गया, स्टोमक हो गया, थाई हो गया, लेग हो गया। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी का ही एक अंग है। यदि कहा जाए कि क्या एक हैंड जो है या एक आइज़ जो है या ईयर जो है, नोज़ जो है, क्या इस पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इसी शरीर का एक अंग है। उसी प्रकार से एक सेंटेंस है यहाँ पे दिया हुआ, तो ये सेंटेंस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस according to its usage, in which every part is called parts of स्पीच। यानी पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी पार्टीशन का मतलब होता है खंडन करना।
किसी भी सपोज कीजिए कोई भी पार्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते थे। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाता, पार्टीशन कहलाता, यानी एक पार्टीशन हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ एंड फोर्थ हुआ एंड फिफ्थ हुआ, 5 पार्टीशंस में ये डिवाइडेड है। तो उसी प्रकार से यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम पार्टीशन करते हैं। उसी प्रकार पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस होगा, जैसे कि एक सेंटेंस है, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये एक आपका सेंटेंस है, इसको हम क्या किए, पार्टीशन किए, खंडन कर दिए। तो देखिए ऑब्लिक के माध्यम से हम इसे पार्टीशन कर दिए, जो संख्या में आपको 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ पे। तो 7 में प्रत्येक जो है अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट कहलाता है। द पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का एक खंडन अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज, यानी प्रयोग के आधार पे सेंटेंस को जब हम खंडन करते हैं, इन विच, जिसमें एवरी वन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें प्रत्येक जो है अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे कि कोई भी शब्द यहाँ पे देख लीजिए, डूड बोला जाए, डूड एक नाउन है, तो नाउन भी आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। द एक ये भी डिटरमाइनर है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। एट एक प्रेपोजिशन है जो ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। तो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन ये हुआ। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं, जिसमें नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक इंक्लूडेड होते हैं, ये आपका संख्या में 9 होते हैं, जिसमें एक आपका डिटरमाइनर भी इंक्लूड होता है, जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। वैसे आपका ये डिटरमाइनर जो होते हैं सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, जहाँ पे हम एडजेक्टिव पढ़ रहे होते हैं उसी में हम ये भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको डेफिनिट और इनडेफिनिट के सेंस से इसे अलग रखा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका काइंड्स क्या होता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काइंड्स में, यानी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काइंड्स, यानी इसे जो है यानी 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड इनटू 9 parts. Parts of speech divided into 9 parts, in which at first one is noun and second one is pronoun and third one is adjective and fourth one is verb and fifth one is adverb, sixth one is preposition, seventh one is conjunction, eighth one is interjection and ninth and last is determiners. यानी पहला आपका नाउन हो गया, सेकंड आपका प्रोनाउन, थर्ड आपका एडजेक्टिव, वर्ड, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमाइनर्स। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। यानी इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस का यानी निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट की यदि बात किया जाए तो उसमें आपका सब्जेक्ट का भूमिका जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन यानी निभाता है। किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यदि नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है तब उस प्लेस पे हम नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के समान। वहाँ पे वर्ब का कुछ पार्ट होता है जैसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव और जीरंड, ये आकर के सब्जेक्ट की तरह काम करता है। साथ ही साथ कुछ फ्रेज होते हैं वो भी काम करते हैं, साथ ही साथ क्लॉज होते हैं वो भी एक सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो ये सब पार्ट होते हैं। इसमें जितने भी वर्ड्स लिखा गया है आपका नाउन से लेकर के डिटरमाइनर्स तक सभी का अपना अलग अलग एक फंक्शन होता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं शॉर्ट में। पहला है यहाँ पे नाउन।
नाउन का मतलब हुआ यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसका सृजन हुआ है यानी ऑरिजिन हुआ है, उसका क्या करते हैं, नामांकन करते हैं, और नामांकन किया हुआ शब्द ही आपका नाउन कहलाता है। तो इसे हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सपोज कीजिए एक बेबी ने बॉर्न लिया, उस बेबी का हम नामांकन करते हैं। बेबी वैसे आपका कॉमन वर्ड है, और जेंडर की बात करें तो बेबी आपका दोनों जेंडर में आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में भी आता है और फेमिनाइन जेंडर में भी आता है। लेकिन जब उसका हम नामांकन करते हैं तो जेंडर के आधार पे हम उसका नामांकन करते हैं। यदि सपोज कीजिए कि वो मैस्कुलिन जेंडर है तो वो बॉय है, और बॉय का एक नाम रख देते हैं, जैसे राकेश। तो ये आपका नेमिंग वर्ड हो गया, नामांकन किया हुआ एक वर्ड हो गया। इसी प्लेस पे यदि फेमिनाइन जेंडर की बात किया जाए तो वहाँ पे हम जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स को हम क्या करेंगे, जैसे लिखते हैं सीता, तो ये आपका क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया। तो यानी जो नेमिंग वर्ड होता है आपका नाउन कहलाता है। यदि नेमिंग वर्ड यदि प्रेजेंट ना हो किसी भी सेंटेंस में, सपोज कीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं कि सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक सेंटेंस लिखे जहाँ पे एक सीता शब्द यानी सब्जेक्ट का प्रयोग किए जो एक नाउन है। अब इस प्लेस पे सीता का प्रयोग ना करके यदि कोई अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वही आपका प्रोनाउन होता है, और कहते हैं प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन या प्लेस ऑफ नाउन। जब हम किसी भी नाउन के प्लेस पे हम एक प्रोनाउन को यूज करते हैं या किसी भी वर्ड का यूज करते हैं तो वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। या साथ ही साथ कह सकते हैं रिप्लेस ऑफ नाउन होगा, यानी या नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को हम यानी प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसी जगह लिखते हैं कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में सीता आपका नाउन है, और नाउन को क्या किया गया है, ये रिप्रेजेंट किया है। और सी कौन है यहाँ पे, सीता ही सी है यहाँ पे, तो सीता के स्थान पे यहाँ पे सी का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स है ये प्रोनाउन शब्द जो है यानी सीता को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। तो यानी नाउन के प्लेस पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही आपका प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है यानी वो कुछ न कुछ होगा, यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम किसी भी नाउन और प्रोनाउन में कुछ न कुछ ऐड करने का काम करते हैं, और ऐड करने के बाद यदि नाउन का यानी कुछ खूबसूरती बढ़ जाए या कुछ न कुछ उसका विशेषता हो जाए किसी भी सेंस में, तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखते हैं शर्ट, SHIRT, शर्ट, यानी शर्ट एक आपका नाउन है और इससे पता नहीं चल रहा है कि इसका यानी एडजेक्टिव क्या है। लेकिन इसी जगह यदि शर्ट से पहले लिख देखो वाइट, तो वाइट शर्ट, तो इस शर्ट शब्द में वाइट जो है एक कलर है जो एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ये इसमें ऐड हो गया है। इसी जगह यदि कहते शॉर्ट शर्ट, तो ये भी क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। इसी जगह कहते रेड शर्ट, इसी जगह कह दे कि येलो शर्ट, तो ये भी क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। यानी नाउन में जब कुछ भी ऐड किया जाता है, जैसे कहते हैं स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट भी क्या होगा, बॉय में इंक्लूड हो गया। जैसे कहते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल भी क्या हो गया, गर्ल शब्द में इंक्लूड हो गया। तो जब किसी भी नाउन में कुछ ऐसा शब्द को ऐड करते हैं जिससे उस नाउन की खूबसूरती बढ़ जाए, यानी वो नाउन अपने आप में डेकोरेट हो जाए या ऑर्नामेंट हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ब। अब वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का मतलब वैसे सिंपली हम कह सकते हैं एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, यानी एक्शन गति ही क्या है, एक वर्ब कहलाता है। लेकिन सिंपल सी बात है कि ये सिर्फ एक्शन ही आपका वर्ब नहीं कहलाएगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन होते हैं जिसका ओरिजिन हुआ है, सभी नाउन का अपना अपना अलग अलग क्या है, रोल है। अलग अलग रोल का मतलब है कि यदि टू बी की बात करें, यहाँ पे टू बी के फॉर्म में कोई भी नाउन हो तो उसका क्या सब हो सकता है, एक पोस्ट दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा, इंट्रोडक्शन दिखाएगा, कंडीशन दिखाएगा और स्टेट दिखाएगा। इतना चीज़ एक टू बी दिखाता है। तो टू बी का मतलब तो होता होना। अब वर्ब का मतलब एक्शन तो यहाँ पे नहीं हो रहा। यदि कहते हैं कि वह रमेश है तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि वह एक टीचर है तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, पोस्ट एंड पोजीशन बता रहे हैं। कहते हैं कि वह बीमार है तो इसका मतलब कंडीशन बता रहे हैं। यदि कहते हैं कि वो खुश है तो इसका मतलब स्टेट दिखा रहे हैं। या कहेंगे वो बचपन में है
यूथहुड में है, तो ये उसका क्या स्टेट दिखाते हैं। तो यही इन दैट केस देख रहे हैं कि टू बी का प्रयोग हम इतने ही फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन इज कॉल्ड वर्ब होगा, लेकिन हर जगह, हर सेंटेंस, हर सेंस में वहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। एक्शन का मतलब हुआ जब कभी गति होगा तो उसी सेंस में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद टू डू होता है। टू डू जो होता है कि ये आपका गति का काम करता है, ठीक है, जो अभी हम बात किए कि एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो ये टू डू जो होगा, टू डू का मतलब होता है करना। कुछ भी करेंगे तो वो हम गति के साथ करेंगे। तो जब भी हम गति के साथ करेंगे तो वो आपका एक्शन होगा। जैसे घड़ी है, घड़ी चल रही होती है हर वक्त, तो वो क्या है, एक्शन में है। जैसे हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो मैं भी क्या हूँ, एक्शन हूँ। आप सुन रहे हैं तो आप भी क्या है, मेंटली आप एक्शन में है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब एक्शन होगा तो वो आपका डूइंग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और टू हैव। टू हैव का मतलब होता है यहाँ पे यानी पोजेसन होना, ऑनरशिप होना या रिलेशन होना। यदि किसी नाउन की एक दूसरे नाउन पे क्या हो, रिलेशन हो, तो वहाँ पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे मेरा अधिकार हो, पोजेसन हो। जैसे कहेंगे आई हैव अ पेन, तो ये पेन क्या है, मेरा है, और मेरा इस पे क्या है, यानी पोजेसन है। अब एक होता है पोजेसन, एक होता है रिलेशन। जैसे कहते हैं मेरे एक भाई है, मेरे एक बहन है, तो वो भी क्या है, पोजेसन में है। लेकिन वहाँ पे पोजेसन शब्द का मतलब होता है उस पर अधिकार है। यदि इस ऑब्जेक्ट पे मेरा अधिकार है तो मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट को हम तोड़ सकता हूँ, इसे फोड़ सकता हूँ। लेकिन जब हम तोड़ेंगे या फोड़ेंगे तो इसका प्रतिक्रिया मेरे ऊपर नहीं होगा। लेकिन क्या एक भाई है या एक बहन है, उसे यदि तोड़े फोड़े तो क्या एक्शन होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा उसका। तो इसका मतलब हुआ यानी किसी भी नाउन पे, यानी कोई पर्सन है तो उस पर मेरा कभी भी पोजेसन नहीं हो सकता। एक ही चीज़ होता है, रिलेशन होता है। तो टू हैव जो होता है वहाँ पे पोजेसन भी कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं, या ऑनरशिप। यानी पोजेसन और ऑनरशिप ये दोनों होगा ऑब्जेक्ट पे। वैसा ऑब्जेक्ट जिसको मनुष्य ने तैयार किया है उस पर क्या होता है, उसका पूर्ण अधिकार होता है। उसको जैसे यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। तो वो आपका वर्ब की कैटेगरी में आता है। उसके बाद है एडवर्ब, यानी किसी काम में क्या करते हैं, कुछ और ऐड कर देते हैं, वही क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। जैसे लिखते हैं कि सी राइट्स, सी राइट्स सी राइट्स या सी स्पीक्स। अब देखते हैं सी स्पीक्स यहाँ पे बोलने का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे बोला जाता है, यदि वो चीज़ यहाँ पे यूज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कहेंगे फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, तो ये फ्लुएंटली शब्द यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया यहाँ पे, जो कि वर्ब में ऐड हो गया, यानी वर्ब में ऐड हो गया। अब एक चीज़ यहीं पे याद रखिए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में दोनों में अंतर क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितने भी वर्ड है, चाहे एडवर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन एंड डिटरमाइनर हो, कोई भी वर्ड हो, उसको क्वालिफाई करने का काम जो है एडवर्ब करता है। एडवर्ब खुद एक एडवर्ब वर्ड है जो खुद अपने आप को भी क्या करता है, क्वालिफाई कर लेता है। साथ ही साथ उसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है यानी संबंध कह सकते हैं, या रिलेशन कह सकते हैं, या एक रिलेटिंग वर्ड कह सकते हैं। ये क्या करता है, दो नाउन के बीच में क्या करता है, पोजीशन देता है। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक प्री है और दूसरा पोजीशन है। प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है स्थान देना। यदि किसी भी, सपोज कीजिए एक ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और इस टेबल पे ये बुक रखा हुआ है। तो अब देखिए इस टेबल और बुक के बीच में भी क्या है, एक रिलेशन है। यदि ये टेबल इसे यदि स्थान ना दे तो ये बुक क्या होगा, नीचे फेल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका मतलब है इस बुक और टेबल के बीच में रिलेशन है, और ये टेबल भी एक नाउन है और बुक भी यहाँ पे नाउन है। और दो नाउन के बीच में जो क्रिया हो रहा है, पोजीशन देने वाला काम हो रहा है, उसी को हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। सपोज छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल। जस्ट बिफोर आई टोल्ड यू कि बुक यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे टेबल भी एक नाउन है। दोनों यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन है। सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए हम ऑन को हटा देते हैं, तो देखते हैं क्या दो नाउन के बीच में जो रिलेशन है, ये बुक और टेबल के बीच में क्या एस्टेब्लिश्ड हो पा रहा है। कहते हैं कि द बुक इज़ द टेबल, यानी जो बुक है वही टेबल है। ऐसा होता है
कि जो बुक होगा वही टेबल होगा। इट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो यहाँ पे जब ये एस्टेब्लिश्ड होगा तो दोनों के बीच में क्या करेगा, रिलेशन को बता देगा, पोजीशन दे देगा। जैसे कहेंगे ऑन एक क्या है, प्रेपोजिशन है। अब कहते द बुक इज़ ऑन द टेबल, इसका मतलब हुआ कि ये किताब जो है टेबल पे है। अब ये टेबल हो गया और ये बुक हो गया, इन दोनों के बीच में यानी जो पोजीशन दिया है, रिलेशन दिया है, इसी को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। हिंदी में प्रेपोजिशन आपको नाउन के बाद आता है और अंग्रेजी में प्रेपोजिशन नाउन से पहले आता है। जैसे यहाँ पे देखिए रिलेशन किससे बनाना है, टेबल से बनाना है। किसका बनाना है, बुक का बनाना है, तो टेबल से पहले आया है। जैसे हिंदी में लिखेंगे टेबल पर, तो अब देखिए टेबल शब्द यहाँ पे नाउन हो गया, पर शब्द यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया, तो हिंदी में क्या हो गया, बाद में आता है यानी आफ्टर आता है। अंग्रेजी में क्या होता है इसी का, यानी ऑन दी टेबल। अब ये टेबल शब्द यहाँ पे नाउन हो गया और इस नाउन से पहले यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज कर लिए यहाँ पे। तो अंग्रेजी में प्रेपोजिशन नाउन से पहले आता है और हिंदी में नाउन के बाद आता है। जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और प्रेपोजिशन के बाद है कंजक्शन। कंजक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड होता है जो क्या करता है ये भी दो नाउन, दो शब्द, दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। सपोज कीजिए दो नाउन लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम। राम यहाँ पे नाउन है और श्याम भी यहाँ पे नाउन है। तो राम और श्याम को कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एंड एक कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। तो कंजक्शन का काम ही होता है यानी दो नाउन को क्या करेगा, आपस में जोड़ने का काम करेगा। दो सेंटेंस हो सकता है, दो फ्रेज हो सकता है, उसको आपस में जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद है आपको इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या होता है, सडन माइंड फीलिंग ऑफ माइंड्स होता है। यानी कभी कभी क्या होता है, सडनली यदि फ़ोन आ जाए तो अचानक ऐसा न्यूज़ आ जाता है जिससे हम क्या हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा फ़ोन आ जाता है, फ़ोन कॉल आ जाता है, जब हम क्या करते हैं, जब भी हम सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, सडन फीलिंग ऑफ माइंड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शन को देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि रास्ते से होकर के गुजर रहे होते हैं और एक खूबसूरत घर दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है, सरप्राइज्ड होते हैं और देन हम बोल पाते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या खूबसूरत घर है। इसका मतलब क्या हुआ, सडन हमारे माइंड्स में क्या होगा, फीलिंग आया कि इससे पहले ऐसा तो घर हम कभी देखा ही नहीं था और अभी इस घर को देखें तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे चीज़ जिसको जो आपको अपने ओर आकर्षित करे और ऐसा लगे कि इससे पहले नहीं देखे, तो वहाँ पे हम सरप्राइज़ हो जाते हैं और सरप्राइज़ हो जाते हैं तो वहाँ पे इंटरजेक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, ये तो आप हैप्पीनेस हो गया। उसी जगह यदि क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे सैडनेस हो जाए, जैसे कहेंगे वी हैव लॉस्ट द मैच, हम लोग मैच हार गए, तो वहाँ पे तो खुशी नहीं होगा, वहाँ पे सैडनेस होगा। तो ये सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों को हम फील करते हैं कहाँ पे, इंटरजेक्शन में करते हैं। देन यहाँ पे है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को उसमें ऐड करता है और ऐड करने के बाद इसका दो काम होता है, या तो उस नाउन को यदि आर्टिकल के, इसमें ढेर सारे टाइप्स होते हैं, 5 और 6 टाइप्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है उसमें, कुछ एडजेक्टिव का भी पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। तो जैसे कि एक आर्टिकल चैप्टर इसी में आता है यानी डिटरमाइनर्स में, जिसका काम होता है यानी डिटरमाइन करना यानी निर्धारित करना। अब कोई भी नाउन है, उस नाउन को यदि आर्टिकल से हम कंपेयर किया जाए या यूज किया जाए तो वो या तो नाउन को डेफिनिट करेगा या तो इनडेफिनिट करेगा। सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहेंगे कि देयर वाज अ किंग, द किंग was very इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखें कि देयर वाज अ किंग, कोई एक राजा था। तो ये किंग शब्द यहाँ पे नाउन है। एट फर्स्ट टाइम उस राजा के बारे में हम चर्चा करते हैं तो एट फर्स्ट टाइम उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो हमारे लिए क्या होता है, वो अनिश्चित होता है यानी इंडेफिनिट होता है। तो इसीलिए इंडेफिनिट
आर्टिकल का प्रयोग यानी डिटरमाइनर का प्रयोग किए, यहाँ पे ए का प्रयोग। लेकिन सेकेंड टाइम यदि उसी राजा का चर्चा होगा तो तब तक उस राजा के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। जब हो जाएगा तो वो नाउन क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा। देखिए सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या करा, द किंग वाज वेरी इंटेलिजेंट। किंग जो है काफ़ी क्या थे, यानी बुद्धिमान थे। तो जब तक उस किंग के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं तब तक कैसे पता चला कि वो किंग बुद्धिमान थे। तो इट मीन्स यहाँ पे सेकंड टाइम में हम देख रहे हैं कि नाउन क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। और जब ये डेफिनिट हो गया तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम कर लिए हैं। तो ये था आपका डिटरमाइनर। तो अभी यहाँ तक हम देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स थे नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, जिसका शॉर्ट में हम कुछ ना कुछ यूज देखे हैं, डिटेल्स यूज देखे हैं। और अब एक एक करके इसका डिटेल्स देखेंगे।